नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। बिहार में छात्र का आंदोलन बेहिसाब गति से आगे बढ़ रहा है। बीपीएससी के छात्र जिस तरह से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और उस तरह से सरकार रिजिड खड़ी हुई है, बीपीएससी रिजिड खड़ी है, इसका हल कहीं न कहीं जाकर के एक हिंसात्मक दौर में ही जाकर के प्रवेश करेगा। बहरहाल हिंसा कोई नहीं चाहता, न प्रशासन, न छात्र। लेकिन चीज़ें इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पुलिस बल प्रयोग कर रही है, छात्र संयम बरत रहे हैं। ये संयम कब तक चलेगा, सबका बांध कब टूटेगा, कोई नहीं जानता। हमने देखा है श्रीलंका में सत्ता पलट होते हुए, हमने देखा है पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता उलटते हुए। छात्रों ने दोनों ही जगह सत्ता पलट दिया। हमने जेपी आंदोलन भी देखा था, जहां पर कि सत्ता पलट दी गई। छात्र एक ताकत है, सत्ता भी ये समझती है, छात्र भी ये समझते हैं। सवाल है बीपीएससी का। छात्र बीपीएससी का आंदोलन लगातार बढ़ा रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दल इस पर पक्ष में विपक्ष में कहीं न कहीं खड़े हैं। मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रभात कुमार, नेता, महासचिव हैं ये, और जानेंगे इनसे कि इन पर लगाए जा रहे आरोप कितने सही हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में है आपका। बहुत बहुत आपका, आपके सारे दर्शकों का अभिनंदन। आज बहुत नव बहुत वर्ष शुक्रिया और आपका। नव वर्ष की सब लोगों को बधाई, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया। अ, प्रभात जी, आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं सुप्रीमो तेजस्वी यादव पर, कि वह छात्रों को भड़का रहे हैं। क्यों भड़का रहे हैं? जी, देखिए, भड़काने की बात नहीं है। बात है कि अगर सत्ता पक्ष जो सरकार है, बीपीएससी गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है, लेकिन एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन फिर भी सरकार का नियंत्रण होता है बीपीएससी पर। और बीपीएससी इस तरह से कोई भी स्वतंत्र संस्था संस्था भी हो, और अगर वो कोई काम करती है तो उसमें सरकार की सहभागिता मानी जाती है कि उसमें सरकार सहभागी है। तो बीपीएससी माने दृढ़ता से अड़ी हुई है कि हम लोग चुनाव ये नहीं कराएंगे, फिर से परीक्षा नहीं लेंगे, और परीक्षा में कदाचार नहीं हुआ है, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको दोबारा परीक्षा लेने नहीं जा रहे। लेकिन सवाल है ना कि माने स्टूडेंट लोगों का एकमात्र यही प्रश्न नहीं है, और यही मांग नहीं है कि परीक्षा में कदाचार हुआ था या क्वेश्चन आउट हुआ था इसलिए परीक्षा को कैंसिल किया जाए। ये परीक्षा के नोटिफिकेशन के दिन से ही विरोध में है लोग, कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम सरकार लाई है, वो बहुत ही करने का मतलब कि छल है उसमें। आप जहाँ भी देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का जो भी माने जिन जिन परीक्षाओं में आप उसको बराबर नहीं कर सकते हैं। जितने परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर होंगे, उन सबके साथ न्याय नहीं होगा। मतलब कि अगर दो या तीन या चार बार आप परीक्षा लेते हैं, एक ही परीक्षा को अलग अलग ग्रुप में बांट करके लोगों का एग्जाम ले रहे हैं, तो उसमें हर बार सेम क्वेश्चन तो आप देंगे नहीं। तो कभी कोई हल्का क्वेश्चन हो सकता है, किसी को हल्का लगेगा, किसी को लगेगा कि ये भारी क्वेश्चन अभी मैं फलाना चीज़ का पूछ दिया है। तो अगर एक ही परीक्षा, एक ही प्रश्न पत्र में सारे परीक्षार्थी, सारे जो अभ्यर्थी हैं, सबको अगर टेस्ट लिया जाए, तो वो सबसे न्यायपूर्ण सिस्टम है जो अब तक से बीपीएससी करते आ रही थी। आप नीट वगैरह में भी देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लाया है, तब से वहाँ धांधली बढ़ गई। तो चाहिए यही कि नॉर्मलाइजेशन को सबसे पहले खत्म करें, और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की मांग को लेकर के ही छात्र आंदोलन कर रहे थे, और उसके बाद भी जबरदस्ती सरकार ने परीक्षा लिया, और तब परीक्षा परीक्षा अभ्यर्थी लोग परीक्षा दिए। और उसके बाद ये समस्या आई है कि क्वेश्चन सेंटर पर बापू जो सेंटर है, सभागार। बापू सभागार नहीं, परीक्षा केंद्र बापू के नाम से बनाया है नीतीश कुमार ने, तो उसको वहाँ क्वेश्चन आउट हुआ है, ऐसा करके आरोप लगा। उसमें सच्चाई है नहीं है, मैं इस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ अभी। लेकिन सबसे जो अहम जो मांग है अभ्यर्थियों का, वो नॉर्मलाइजेशन खत्म करने का है। नॉर्मलाइजेशन रहेगा, उसमें घोटाला का चांस बढ़ जाएगा, ये तय बात है। इसलिए आप साथ उनके हैं। अब हाँ, अब बात रही कि आपने सवाल जो किया था कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं।
तो जब सरकार के विरुद्ध में कोई भी आंदोलन होगा तो विपक्षी पार्टियां चाहे जो भी हो, अभी तो हमारी पार्टी मतलब विपक्ष को नेतृत्व कर रही है, तो सारे विपक्षी पार्टियों का ये दायित्व होता है कि उस आंदोलन को, जो सरकार के विरोध में आंदोलन उठ रहा है किसी भी तरह का, अगर मतलब कि अहिंसक आंदोलन जिसको कहते हैं हम लोग, और कानून के दायरे में रह करके कोई भी आंदोलन, कोई भी डिमांड है, उसके पक्ष में विपक्ष के सारे दलों को खड़ा होना चाहिए। और हमारे नेता ने अपना दायित्व निभाया है और उनके साथ जाकर के खड़े हुए हैं। तो खड़े हुए हैं तो उसको ये लोग कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं। अरे भाई, आप तो क्यों नहीं शांत कर रहे हैं उसको? उनकी मांगों को मान लीजिए, मामला शांत हो जाएगा। तेजस्वी जी को मौका ही नहीं मिलेगा भड़काने का। बिल्कुल। एक सवाल और रहेगा कि प्रशांत किशोर जो पीके के नाम से प्रसिद्ध है और नीतिकार माने जाते हैं विभिन्न चुनावों में, उन्होंने कॉल किया था गांधी मैदान आने का, और छात्रों का आरोप है कि प्रशांत किशोर जो है भाग गए, हम लोग को पिटवा दिए। तो क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर की साजिश थी छात्रों को पिटवाने में, या फिर मिस्टेक कहीं रहे था? अब इस कहानी को पूरा हम जान नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे प्रशांत किशोर भी इस तरह के आदमी नहीं है कि वो कॉल दे करके भाग जाएंगे। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, आपस में संवादहीनता कुछ रह गई होगी, जिसके कारण ऐसी घटना घटी होगी। और हमको बहुत जानकारी नहीं है इसके बारे में, इसलिए इस पर हम कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। मुझे बताइए कि छात्र का एक यह आरोप है, मैं कल बात कर रहा था कुछ छात्रों से, तो केडीएस कॉलेज दानापुर है या गया में एक कॉलेज है, जहाँ पर कि बकायदा क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था आपको, टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा गुजरात में भी, वहाँ पर भी एक सेंटर पड़ा था जहाँ पर कि बकायदा 90% छात्र वहाँ के पास किए थे उस सेंटर से। सेटिंग गेटिंग का मामला भी बन सकता है। तो क्या ये जो माइक से अनाउंसमेंट करके जो क्वेश्चन बताने की बात चल रही थी, आंसर बताने की बात चल रही थी, क्या आपको लगता है कि सेंटर को जो है पूरा ये किया गया, मैनेज किया गया होगा? देखिए, सेंटर मैनेज करने में ऐसा नहीं है कि पूरा स्टूडेंट जितने परीक्षा दे रहे हैं एक सेंटर पर सभी लोगों का सेटिंग बैठ जाए। जैसे जो क्वेश्चन, जो माफिया लोग हैं, जिनकी सेटिंग बैठ गई उसको वहाँ पहुँचा जैसे दिया, हाँ, ये हो जैसे सकता है। नहीं तो एक सेंटर पर सबको माने माने सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे तो सेंटर पर जो माने किसको कहाँ सेंटर जाएगा, इसको इसका तो कुछ होगा ना, माने तरीका होगा सरकार के पास, कोई मापदंड होगा, नाम से करेंगे, ये जिला से करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो एक सेंटर पर पूरे स्टूडेंट को अगर बताया जा रहा है पूरा सवाल, तो ये थोड़ा माने विश्वासजनक नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटना हो रही थी तो माने इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। लेकिन कई सेंटर ऐसे इस बार हम देख रहे थे, नए नए जगहों पर सेंटर। तो इस सेंटर में जैसे अभी देखिए ना कि वो हमको किसी भी तरह से उचित नहीं लग रहा था। मेरे गांव में है हाई स्कूल, वहाँ बीपीएससी का सेंटर पड़ा था, आज तक कभी नहीं पड़ा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जहानाबाद के सुदूर गांव हाँ, माने स्कूल। सुदूर बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहानाबाद शहर से जो 10 किलोमीटर दूर है, माने सड़क गई है, सड़क अच्छी है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन शहर से दूर है। तो सारे लोगों के पास अपनी सवारी होती नहीं है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करना पड़ता है। तो वहाँ के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलर नहीं चलता है, वहाँ रिजर्व करके जाना होगा किसी को परीक्षा देने के लिए। तो वहाँ अगर जहानाबाद शहर में बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहाँ अब तक सेंटर पड़ता रहा है, एसएस कॉलेज है, वहाँ भी कई स्कूल है, लेकिन वहाँ सेंटर पढ़ने का हमको कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ की डीएम जो है बड़ी गर्व से खुश थी, मतलब ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि भाई हमारे गांव का स्कूल बीपीएससी के सेंटर के लिए चुना गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ घपला करने के लिए चुना गया, लेकिन ये अतार्किक हमको लग रहा था कि छात्रों की असुविधा हाँ, का कि था। अरे अरे स्टूडेंट है, परीक्षा देने जा रहा है, उसकी सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन आप सुदूर गांव में सेंटर रख रहे हैं, तो वहाँ तो माने किसी भी तरह से उचित नहीं, हमको उसको लगता है कि वहाँ सेंटर होना चाहिए था।
अब इसमें भी मैंने वो हमको आती है कि आखिर वहाँ सेंटर देने का, अगर इसको हम तार्किक ढंग से सोचे, इसका पोस्टमार्टम करें इस चीज़ों का, तो आखिर वहाँ सेंटर देने का क्या तुक है, ये हमको समझ में नहीं आता। डीएम को वो सेंटर या हमारा गांव बहुत प्रिय था। ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे गांव को बहुत ख्याति दिलाना चाहती हैं। हमारा गांव ऐसे ही ख्यातिपूर्ण है, ख्याति प्राप्त हम्म, है। तो उसको खाली ख्याति दिलाना चाहती हैं, इसलिए वहाँ सेंटर दे रही हैं, ऐसा कुछ तो लगता नहीं है। तो आखिर वहाँ सेंटर देने का क्या तुक था, हमको समझ में नहीं है, मेरे समझ से परे है। और इस तरह तो एक उदाहरण हमारे सामने से गुजरा नज़र से, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है पूरे बिहार में अनेकों सेंटर ऐसे होंगे जहाँ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ हाँ, होगा लाया बिल्कुल। गया होगा, इस तरह के नए नए सेंटर वहाँ दिए जा रहे छात्रों का एक आरोप था प्रभा जी कि जो क्वेश्चन पेपर बनाए गए थे तो उसका लेवल बहुत ही निम्न था, जबकि बीपीएससी की ओर से कहा गया था कि डीप स्टडी क्वेश्चन था पटना में गोलघर कहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन। छात्रों ने कुछ प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश किया था और कहा भी था कि भाई इतना खराब क्वेश्चन पाँचवा के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है बीपीएससी के छात्रों के लिए, तो इसका क्या तुक बनता है? आपको क्या लगता है इस तरह क्वेश्चन क्यों दिया गया? हैं। देखिए, मैंने एक तो देखिए होता है ना कि कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन कई श्रेणी में बांटा जाता है। अगर 200 क्वेश्चन है तो उसका लेवल जो होता है ना, तो कुछ क्वेश्चन हल्का रहेगा, कुछ क्वेश्चन उससे कड़ा रहेगा, मतलब ज़्यादा जो डीप स्टडी किया रहेगा। कुछ और क्वेश्चन उससे भी डीप रहेगा। और लास्ट मैंने 10% क्वेश्चन बहुत ही टफ रहता है, जो सही में जो पढ़ाई करके लड़के जा रहे हैं वो उसको निकाल सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन अगर इस तरह का हो सकता है हल्का हो, तो उसको मैंने हम कोई अनुचित नहीं मान रहे हैं। लेकिन आमतौर पर चाहिए तो यही कि चूंकि आप बीपीएससी के स्टूडेंट की परीक्षा ले रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी के लिए मैंने जो बिहार के सबसे जो टॉप ऑफिशियल बनेंगे उनके लिए आप परीक्षा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। एक सवाल रहेगा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों की पिटाई हुई, कई छात्र गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन एसपी जो है जो इस चीज़ को कंट्रोल नियंत्रित कर रही थी, पिटाई करने को मतलब बढ़ावा दे रही थी, उन्हें उनका पिटाई नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि प्रशासन एक तरफ पिटती भी है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी लेने से बचती है? हाँ, जैसे देखिए, ये तो है ना कि एक शांतिपूर्ण अगर जुलूस है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है या शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हैं लोग, उसके ऊपर अगर लाठीचार्ज होगा तो ये तो माने अनुचित होता है। अब वो उस चीज़ को पदाधिकारी कबूल नहीं करेंगे किसी हालत में कि हम मैंने लाठीचार्ज किए या कैसा किए, बल्कि वो आरोप लगाएं कि स्टूडेंट ही एनार्की पैदा कर रहे थे, इसलिए हम लोग को बल प्रयोग करना पड़ा। उसको लाठीचार्ज लोग नहीं कहते हैं, बल प्रयोग करना कहते हैं कि उनके एनआरकी को, उनके माने कुव्यवस्था पैदा करने की कोशिश को दबाने के लिए हम लोगों ने बल प्रयोग किया। लेकिन ये वीडियो आया है कि मैंने बड़ी नृशंसता पूर्वक उन्होंने लाठीचार्ज किया है छात्रों पर। तो ये हर तरह से निंदनीय है कि शांतिपूर्ण अगर ढंग से लोग बैठे थे धरना पर, उनको भगाने के लिए वहां से बीपीएससी ऑफिस के सामने मान लिया बैठे हैं, तो क्या है भाई, रात में बैठे हैं, सवेरे वहाँ के जो जाने वाले पदाधिकारी होंगे उनको कोई रोके तब बल प्रयोग करने की बात समझ में आती है। हम धरने पर बैठे हैं और अगर कोई प्रवेश करना चाह रहे हैं उसको हम जबरदस्ती रोक रहे हैं, तब एक बात समझ में आती है कि बल प्रयोग करना उचित था। लेकिन रात में जिस समय सब लोग अपने अपने घरों में सोए हुए हैं, वहाँ धरना दे रहे थे, उस समय जाकर खदेड़ करके भगाया गया उन लोगों को और लाठी चार्ज करके भगाया गया, जिसका वीडियो आया है। ये बहुत ही निंदनीय है हर हालत में। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि जब से नीतीश कुमार की सरकार आई, आपने देखा होगा, आप पत्रकारिता करते हैं, कोई भी ऐसा आंदोलन, आप चाहे वो आंगनबाड़ी सेविकाओं का हो, महिला शिक्षिकाओं का हो, आशा कार्यकर्ताओं का हो, या फिर यहाँ तक कि होमगार्ड के जवानों का हो, दफादार और चौकीदार संघ का हो, कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है बिहार में जिसमें कि दमनकारी नीति नीतीश कुमार की पुलिस ने या नीतीश कुमार ने नहीं लगाई हो। डाकबंगला चौराहे से गर्दनी बाग वाला धरना स्थल पे दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था एक बार। महिला ये आंगनबाड़ी या किन्हीं का था,
कुछ माने इन लोग का कुछ आंगनवाड़ी सेविकाओं का लगता है कि प्रदर्शन हो रहा था, महिलाओं तक को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था। तो प्रभात जी। ये सरकार जो है, चाहे जितना भी काम करे लोग, जितनी तारीफ, लेकिन इस मामले में बहुत ही दमनकारी है और ये हर तरह से निंदनीय है। मुझे याद है एक धरना चल रहा था, बल्कि प्रोटेस्ट चल रहा था छात्रों का, कई सप्ताह से चल रहा था वो, रेलवे के लेकर के। रेलवे में लोकोमोटिव वाला प्रसंग था उनका। तो उसी बीच में सरकार गिर गई थी आरजेडी की, और नीतीश कुमार की सरकार थी वो गिर गई थी, और उसके बाद जो है बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार फिर बन गई थी। मैंने छात्रों से पूछा कि जब आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार थी तब, और जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार आई तब, क्या अंतर देखेगा? उन्होंने कहा कि जब आरजेडी की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ में, तो वही पुलिस हमें बताती थी कि भाई शांतिपूर्ण चलना है, ऐसी चलना है, आप चलिए, साथ है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, और कभी बल प्रयोग नहीं किया। लेकिन जो ही अगले दिन सरकार गिरी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की, और फिर नीतीश कुमार की सरकार बनी आपको बीजेपी के सहयोग से, वही पुलिस कारगिल चौक पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से नृशंसतापूर्वक पीटा। तो आप मुझे ये बताएं कि बीजेपी के साथ क्या मामला है, छात्रों को पीटती है, और आपके साथ क्या मामला नहीं है जो छात्र को नहीं पीटते हैं पुलिस? ये तो देखिए, माने जनतांत्रिक सोच होने की बात है। आप सरकार में हैं, आपको जनता ने चुन कर भेजा है, और तो आपको माने, चूंकि लोकतंत्र में ये अधिकार है एक एक आदमी का विरोध प्रकट करना, सरकार के नीतियों के खिलाफ, सरकार के गलत कार्रवाई के खिलाफ विरोध करना एक एक आदमी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो जो पार्टियां जनतांत्रिक तरीके से सोचती है, मतलब उनका माने माने सिद्धांत जो है वो सही में लोकतांत्रिक है, और इस लोकतंत्र के में जिनकी आस्था है, तो वो उसी हिसाब से उसको चलाते हैं। चाहे वो आंदोलन करें या सत्ता में रहें, सत्ता के खिलाफ रहें, तो वो उनका जो मूल सिद्धांत है, माने लोकतांत्रिक होना, होना, जनतांत्रिक मूल्यों को तरजीह देना। तो वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि जब दोनों को कंपेयर करेंगे, नीतीश कुमार तो दोनों में कॉमन थे, हम्म। लेकिन एक, जब किसी जनता, हम पहले ही बोले कि नीतीश कुमार इस मामले में काफी दमनकारी है। माने उनके पास अगर इसको जनतांत्रिक मूल्य का रखा जाए तो उनमें ये जीरो है, क्योंकि उनके शासन में जितना भी आंदोलन हुआ सबको आंदोलनकारियों की मांग मानी गई कि नहीं मानी गई उसको छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को जुलूस प्रदर्शन करना पसंद नहीं है, कि हमारे खिलाफ कोई जुलूस निकाले, ये पसंद नहीं है। आपकी मांग, आप हमारे दया कृपा पर हैं, आप हमको आपकी मांग मानेंगे या नहीं मानेंगे हम तय करेंगे, जुलूस निकालने वाले आपको नहीं तय। यही हुआ ना, मतलब कि अगर किसी प्रदर्शनकारी को आप पीटते हैं, जबरदस्ती उसको मार के भगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जुलूस निकालने का अधिकार आपको नहीं है। आप जुलूस निकाले हैं तो आप पिटाएंगे। तो अब देख लीजिए कि नीतीश कुमार दोनों ही में थे, जब आरजेडी के साथ सरकार में थे, और दूसरी तरफ वो भाजपा के सरकार में चले गए। तो भाजपा को लोकतांत्रिक तौर तरीकों से, जनतांत्रिक मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। वो आप देखेंगे उनके क्रियाकलाप में कि तानाशाही व्यवस्था को माने स्थापित करना उनके माने रग रग में बसा हुआ है, उनके नीतियों में है तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करना। आरएसएस की परंपरा ही है, आरएसएस का जो मूल सिद्धांत है उसमें जो कंसेप्ट है उन लोगों का, तानाशाही की स्थापना करना। तो अब नीतीश कुमार दमनकारी, उनका सहयोगी जो बन गया नया, वो तानाशाही मूल्यों का ये पुरोधा। तो निश्चित रूप से आप फर्क समझ सकते हैं। अब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ अलग हुए, तो ये भी इसमें मुख्य मामला हो सकता है कि आरजेडी उनके जो निरंकुशता था, तानाशाही पर अंकुश लगाती थी, जिसका नीतीश का विदक करके आरजेडी बीजेपी के पास चले गए। नहीं, मैंने अब एक मुद्दा जैसे, ये भी हो हाँ, सकता है। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, अब मैं, अब से सरकार चला रहे हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, माने गठबंधन की सरकार में,
और नीतीश कुमार में एक और बात है कि जैसे हमने बोला ना कि वो विरोध पसंद नहीं करते, तो उनको ये बात सरकार में भी है कि अगर उनके माने उनके नेतृत्व में अगर सरकार चल रही है तो गठबंधन में जितने दल हैं वो उनको गाइड नहीं करें, वो उनको एकदम ऑटोनॉमी दिए रहे हैं कि आप जैसे चलाएं हम आपके साथ हैं। तो आरजेडी या कांग्रेस इस परिस्थिति में उनको नहीं छोड़ती है कि भाई आप एकदम निरंकुश होकर के सरकार चलाएं, आप ही आपके हर अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का साझेदार हम भी तो बनेंगे। अगर आप कोई गलत काम कर दिए सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री हैं तो सरकार की बदनामी होगी तो मेरी भी बदनामी होगी। लेकिन भाजपा के साथ उनके साथ एक बात है कि भाजपा उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी अभी भी ऑटोनॉमी दिए हुए अपने हिसाब से चलाते हैं। बिल्कुल। ये मेरा एक सवाल रहेगा कि आप उस सवाल से भाग गए, मैं ये समझ पाऊंगा गठबंधन के साथ आप हैं। पप्पू यादव का एक बयान था प्रशांत किशोर के बारे में कि ये हिजड़ा है या फिर ये मैंने लोगों का भाग्य कायर है, इस टाइप से कुछ प्रपोजल इस्तेमाल किया था। आप उस से भाग गए। मैं फिर वहीं लाना चाहूंगा कि आप पप्पू यादव के इन तथ्यों, इन जो उपमाओं उन्होंने दिया है, इसे कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अब देखिए पप्पू यादव आप मैंने तो ये गठबंधन के हाँ साथ हैं, हाँ कांग्रेस में मैंने हैं। ठीक है मेरे साथ गठबंधन में हो ना हो, लेकिन ये जो शब्द आपने बोला हमने बयान उनका सुना नहीं है, लेकिन आप ये शब्द बोले हिजड़ा है तो फलना है, ये शब्द राजनीतिक मैंने अगर देखेंगे तो राजनीतिक भाषा नहीं है। अगर हम किसी का विरोध करते हैं तो ये किसी को माँ बहन की गाली दे करके, किसी को हिजड़ा, किसी को कुछ कह करके हम संबोधित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका स्तर बताता है। और हमको लगता है कि थोड़ा पप्पू यादव माने बड़बोले तो हैं, अगर नहीं बड़बोले होते तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई वाला जो मामला इतना बढ़ा उनके बड़बोलेपन के कारण ही बढ़ा। अब लॉरेंस बिश्नोई ने उनको धमकी दिया कि नहीं दिया, बाद में बात आई कि उन्हीं के आदमी ने उनको धमकी देना शुरू किया था, वो अपने पैसा देकर के उसको उससे धमकी दिलवा रहे थे क्योंकि हमको जेठ से रहने की सुरक्षा मिल जाए। तो ये सब बात है। तो एक तो बड़बोलापन माने बड़बोला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभद्रता माने जो ठीक सभ्यता नहीं की है, सीमा जो ठीक है नहीं है। मर्यादा रखनी चाहिए एक भाषा की। सवाल रहेगा कि आखिर जब भी कोई मूवमेंट हो रहा है यहाँ बिहार में, तो खास करके रोजगार का सवाल लेकर के पैदा हो रहा है। हर मूवमेंट, चाहे वो वैकेंसीज का सवाल हो या लोकोमोटिव का सवाल हो, छात्र मूवमेंट हो, जो भी मूवमेंट हो रहा है, मुख्यतया नौकरी का सवाल ही है। तो क्या बिहार सरकार को नौकरी के अलावा कोई अन्य विकल्प तलाश नहीं करनी चाहिए रोजगार के लिए? मसलन बड़े बड़े उद्योग या कल कारखाने या कुछ इस तरह का, तो क्यों नहीं किया जा रहा बिहार में? नहीं नहीं आपको वो क्या देखिए लगता है? अब तो वही ना बता रहे हैं, माने हमारे मुख्यमंत्री जो हैं इतने कंफ्यूज हैं कि आप देखे होंगे 2-3 साल पहले एक बयान दिए थे, उन्होंने दिया था कि बिहार में तो बिहार समुद्र के किनारे नहीं ना है जी, तो यहाँ कल कारखाना कैसे लगेगा। आपने याद होगा, आपको याद होगा ऐसा बोला था उन्होंने। तो अभी वो घूम घूम करके सब जगह कर रहे हैं कि इतना कल कारखाना लग रहा है। अभी हाल हाल में एक समिट हुआ राजगीर में जिसमें कि कई उद्योगपतियों को बुलाया गया। उनको मालूम होना चाहिए था कि हाँ कितना उद्योग धंधा यहाँ था पहले, उनके शासन में आने के बाद कम से कम 10-12 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। रीगा चीनी मिल को उन्होंने फिर से चालू कराया है, चुनाव का समय आया है इसलिए वो भी उन्हीं के रीजन में बंद हुआ। तो कई गो जूट फैक्ट्री थी उधर पूर्वांचल में, चीनी मिल कहीं बंद हो गया उनके माने ये पिछले माने इनके 15 साल के शासन में कम से कम 20 बड़े बड़े उद्योग बिहार में बंद हुए। तो जरूरी है उन सारे उद्योगों को चालू करना, लेकिन सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है ऐसी। और इसमें एक दूसरी सवाल, बात एक इसमें और सुन लीजिए हाँ। कि सरकार की प्राथमिकता वो है नहीं। और सरकार के जो तंत्र हैं, सरकार के माने नीतीश कुमार के शासन में अफसरशाही इतनी बढ़ जाती है। और आप जब भी जो आप सुधार की बातें, जब आर्थिक सुधारों की जब बात करेंगे अपने देश स्तर पर या पूरे विश्व स्तर पर, तो आर्थिक सुधार तभी फलीभूत होता है जब ये अफसरशाही खत्म होगी। और इसीलिए पहले होता था ना, एक आया था कि उसको कोटा राज कहते थे।
तो कोटा राज जैसे खत्म करने माने आर्थिक सुधारों को लागू करने के पहले कोटा राज को खत्म किया गया, जहां अफसरशाही को खत्म किया गया। अब बिहार में जब नीतीश कुमार होते हैं तो अफसरशाही को बहार होती है। और इसमें इसमें मेरा एक सवाल रहेगा कि आप का चूंकि वाम दलों के साथ भी इंटेंगल है, मतलब गठबंधन है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, इस पर एक आम जनमानस में सवाल मतलब इसका एक जवाब है और सरकार भी बोलती है ये लेफ्टिस्ट लोगों के साजिश है। ये लेफ्टिस्ट लोग फैक्ट्री में जाते हैं, हड़ताल करवाते हैं और फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो क्या कहेंगे इस मामले में आप? नहीं लेफ्ट देखिए, लोग बंद नहीं करवाते हैं? हाँ नहीं, लेफ्ट बंद कराए चाहे जो, ट्रेड यूनियन का एक नियम है सरकार संविधान में। हर कारखाना में, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय, हम एमबीए जब कर रहे थे उसमें जो ट्रेड यूनियन एक्ट हम लोग को पढ़ना था, तो ट्रेड यूनियन में था कि किसी भी माने कारखाने में, चाहे छोटा बड़ा जो भी हो, अगर था शायद नहीं भूल रहे, 30 वर्कर अगर हैं तो वहाँ एक संघ की स्थापना, एक यूनियन की, या माने उन लोग का एक कमेटी बनना जरूरी है। उनके माने अगर उतना बड़ा माने ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम 30 मजदूर काम कर रहे हो, तो वहाँ यूनियन होना, मजदूरों का यूनियन होना अनिवार्य है। माने वो संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि उनको एक यूनियन वहाँ बना करके दिखाना होगा कि हाँ देखिए ये ट्रेड यूनियन चल रहा है। और ट्रेड यूनियनों का काम है मजदूरों के में लड़ना, मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़ना। तो अभी तो ट्रेड यूनियन एक्ट में मजदूर वाला काफी बदलाव आ गया है। सारे को बंद करके चार वो बीस कानून लागू किया है। वर्किंग कंडीशन को बहुत मोदी सरकार ने बदल दिया है। जैसे 10 घंटे मैक्सिमम बारह वर्किंग आवर घंटे था, बोला जा अब रहा है। उसको 12 घंटे कर दिया गया है। 10 घंटा में 1 घंटा लंच होता था, अब 12 घंटे का कर दिया गया। तो कहने का मतलब कि म- किसी एक दल पर जैसे हर हर पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, हमको लगता है जदयू का ट्रेड यूनियन नहीं है, लेकिन पुरानी जितनी, कांग्रेस का अपना ट्रेड यूनियन है, भाजपा का अपना ट्रेड यूनियन है, कम्युनिस्ट पार्टियों का सबका ट्रेड यूनियन है, मतलब मजदूर संगठन है ट्रेड यूनियन को, मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो जहाँ अगर कोई सरकार है, जैसे भाजपा की सरकार है, जो ये है, ये लोग अगर जाएंगे ट्रेड यूनियन को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब वहाँ की चूंकि व्यवस्था को, सरकार की बदनामी होगी। तो अब लेफ्ट पार्टियां अगर ये जवाबदेही, उनके ट्रेड यूनियन, उनके मजदूर संगठन अगर अपनी जवाबदेही को बखूबी निभा रहे हैं कि वो मजदूरों के शोषण के खिलाफ, मजदूरों के दमन के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं, तो इसको आप उसका रिड्रेसल कीजिए ना। जो समस्या उठ रही है, जिन मांगों को लेकर के, जिनके समर्थन में ये लेफ्ट दल आ रहे हैं, या और भी कोई जो दल खड़े हैं, तो उन समस्याओं के निदान के लिए आप आगे आइए ना, उनको ब्लेम करने के बजाय कि उन्होंने फैक्ट्री को बंद करा दिया। अभी एक सवाल रहेगा। अभी आपने याद दिलाया था, बोलने के क्रम में ही एक समिट हुआ था जिसमें कि 1.8 लाख करोड़ रुपए का व्यवसायिक गठबंधन हुआ था, जिसमें कि एक बड़ा मामला आया था, कोका कोला का फैक्ट्री बनेगा पूरे बिहार में, 4 प्लांट बनाए जाएंगे, जिसमें कि पूरे बिहार में जहां जहां होगा जमीन छीना जाएगा, किसानों का लिया जाएगा, या जो सेव करना हो किया जाएगा। मैंने पूछा था एक जूस विक्रेता से, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये जो कोका कोला की फैक्ट्री बन रही है, उसके जगह पर अगर जूस का बनता, मसलन लीची का बनता, या फिर आम के जूस का बनता, या फिर आपको इसी तरह की अन्य चीज़ों का बनता जूस, अगर पेय पदार्थ, तो कोका कोला से ज़्यादा बेनिफिटेबल होता और ज़्यादा रोजगार सृजन करता वो, जहाँ पर कि हजारों तादाद में मजदूरों को, स्टूडेंट्स को खपाया जा सकता था। लेकिन कोका कोला बनाया जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप? उनको, उनका माने पूछे नहीं कि आखिर कैसे उनको लगता है कि अगर जूस का फैक्ट्री बैठता तो ज़्यादा रोजगार पैदा होता। क्योंकि जूस का जो आपको शरीर के लिए फायदेमंद होता है नहीं नहीं, वो तो बनिस्बत कोका हाँ कोला के। हाँ हाँ, वो फायदेमंद की सरकार ने बात नहीं बताया कर इसमें, रहे। मैं बताता हूँ, सरकार ने हाँ बताया इसमें क्या, जिससे कि कोका कोला की फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ पर एम्प्लॉय आएंगे, वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूर रहेंगे, ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक ड्राइवर रहेंगे, वहाँ पर आपको जो आउटलेट्स बनेंगे उसके, तो वहाँ पर दुकानदार सब का बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा। कोका कोला को हम बोले थे, कोका कोला हानिकारक है, सभी जानते हैं इस बात को है। कोका कोला खाने से, पीने से कोई फायदा शरीर को नहीं मिलता है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते हैं।
बनस्पत अगर ये जूस का बनता है अगर, तो इसमें भी तो वही चीज़ होता ना, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट होता, बढ़ता आपका, लेकिन फायदेमंद शरीर को होता। ये एक चीज़ नहीं लग रहा है आपको? हाँ, नहीं वो ठीक है। जैसे देखिए, मगर कोई भी तरह का अगर इंडस्ट्री बैठ रहा है तो शरीर को क्या फायदा करेगा नहीं करेगा, माने वो ऐसा नहीं है कि नुकसान करने के लिए। जैसे जो जो चीज़ें नुकसान के लिए हैं, जैसे आपको गुटखा का सेवन, आप सिगरेट का सेवन, बीड़ी का सेवन, तो ये सारा चीज़ है शरीर के लिए नुकसानदेह। लेकिन इसके खिलाफ ये भी है कि इनका प्रचार ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। कोई प्रचारित नहीं कर सकता इन उत्पादों को, लेकिन प्रचार हो रहा है, उसकी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, बिक रहा है, और लोग यूज भी कर रहे हैं। तो सिंपल बात है कि अगर किसी भी तरह का कारखाना लगता है तो रोजगार पैदा होता है, और कुछ तो फैक्ट्री में काम करने वाले जितने लोग होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा फिर माने सेकंड थर्ड लेयर में जो रोजगार उपलब्ध होता है, जो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट उसका रोजगार पैदा होता है। अलग अलग उनके मतलब सप्लाई करने वाले होंगे, वहाँ से माल डिलीवर करने वाले होंगे, बहुत तरह का हो जाता है। तो हम मेरा कहना है कि उन बातों को गौर कीजिए। अगर फैक्ट्री लग रही है तो सबसे पहले ये कनेक्ट जो हुआ था, जो समिट हुआ था, बिजनेस समिट, अगर वो फलीभूत होता है तो सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो अफसरशाही ये हाल है, अफसरशाही का, कि मेरे जानकारी में अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक पेपर में निकला था, एक तो हाजीपुर का कहानी हम बता रहे हैं। वो यहाँ दवा की फैक्ट्री लगाना चाहता था एक आदमी, वो अपनी ज़मीन खरीद करके और हाजीपुर में फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पहले तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया में जगह नहीं मिला, तो उन्होंने अपना ज़मीन खरीदा, अपना ज़मीन खरीद करके और फैक्ट्री लगाने की। लेकिन फैक्ट्री लगाने के प्रक्रिया में वो 3 साल तक सचिवालय का दौड़ लगाते रहे, और अंत में वो अपनी फैक्ट्री उत्तराखंड में लेकर के चले गए। यहाँ उनकी ज़मीन पड़ी रह गई है, लेकिन फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाए, उत्तराखंड में अपना शिफ्ट कर गए। तो यहाँ सरकार का नीति ही माने बिजनेस उद्योग के फ्रेंडली नहीं है। नेतृत्व हाँ, में। माने उद्योग धंधे के फ्रेंडली नहीं है। सारे अफसर घूसखोर हैं, और सब घूस लेने के चक्कर में उनको भाई फाइल जैसे जैसे बढ़ेगा, तो यही बोल रहे हैं कि ये कोटा राज, अफसरशाही, लाल फीताशाही जब खत्म नहीं होगा बिहार में, और नीतीश कुमार के रहते ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये इनको सबसे प्यारा सत्ता। सत्ता में जब भी रहेंगे, ये अफसरों को पाल पोस कर रखेंगे, उनको संरक्षण देंगे, और वही उनको लूट करके ला करके माल मेरा पहुंचाएंगे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, ये जो बिहार में उद्योग नहीं है, आप जैसे होता है कि हाँ उद्योग इतना अकाल है, तो स्वाभाविक तौर पर सरकारी नौकरी का डिमांड बढ़ेगा। हाँ, तो आपकी सरकार अगर बनती है 25 के इलेक्शन में जो आने वाला है, तो आप इन रोजगार के सवाल को किस तरह देख पाएंगे आपकी देखिए, सरकार? रोजगार रोजगार और नौकरी दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म, तो अभी जैसे सरकार के पास भी मतलब विजन दिखाई देता है, देख बोलते हैं ऐसा 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 करेंगे, लेकिन कुछ जमीन पर लागू नहीं होता है। रोजगार आज जितने भी तरह तरह के इंडस्ट्री, छोटे 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 बड़े तरह के उद्योग धंधे जो चल रहे हैं, वो अपने बलबूते चल रहे हैं, उसमें सरकार की कोई सहभागिता नहीं है या प्रमोशन नहीं है। सरकार उनको संरक्षण दे रही है, प्रमोट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग अपना अपना धंधा कर रहे हैं। अब बस समझ लीजिए, लेयर मुर्गी का मुर्गी का फार्म बनाए हुए, कोई हजार हजार मुर्गी का, कोई 20,000 मुर्गी का, कोई 2,000 मुर्गी का, कोई 100 मुर्गी पालन कर रहा है। तो उस सरकार से थोड़ा मदद दे रहा है, वो अपने स्तर से अपने दम पर चला रहा है। मुर्गी का अंडा देने वाला है तो सरकार कुछ 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 है जिसको कि सब्सिडी दे रही है। कुछ लोग हैं जो सब्सिडी सरकार से सब्सिडी लेकर के उस धंधे को कर रहे हैं। कुछ लोग विदाउट सब्सिडी अपने बलबूते कर रहे हैं। तो मछली का उद्योग धंधा है, तो मछली में हम आप देखिएगा ना कि कोई अगर सरकार कहती है कि हम भी मछली का माने जीरा जिसको कहते हैं, मेरा प्लांट है वहाँ से हम देंगे, लेकिन जो लोग वहाँ से लाते हैं मछली का उसको बच्चा जिसको कहते हैं, जीरा कहते हैं, वो रोते रहते हैं, उनका मछली बढ़ता नहीं है। तो जो लोग मछली का कारोबार कर रहे हैं, मछली का जैसे फॉर्म माने उत्पादन कर रहे हैं, वो लोग अपने बलबूते कर रहे हैं।
सरकार से उनका कोई अथी नहीं है। तो कहा जाता है सरकार जब आपकी बनेगी इस पर ध्यान देंगे हाँ आप। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग रोजगार सृजन का, नौकरी आप कितना दे सकते हैं? आप सरकारी नौकरियां जितनी हैं उतनी ही दे सकते हैं ना, लेकिन आबादी यहाँ 13 करोड़ आबादी है देश की या राज्य की हमारे। तो जब तक इसको छोटे छोटे उद्योग नहीं होंगे, उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक रोजगार की समस्या हमेशा रहेगी। एक बार और मैं आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ आपको। अभी चल रहा मूवमेंट, जहाँ से हमने शुरू किया था मूवमेंट चल रहा है, छात्र लड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन लड़ रही है, आपस में उथम पुथा चल रहा है। दोनों से क्या कहना चाहेंगे आप, छात्रों से भी सरकार से भी मौजूदा स्थिति में? हम क्या कहना हम्म। चाहेंगे? हाँ, तो उसमें अब देखिए, सरकार से हम यही कहेंगे कि उनके वाजिब मांग जो है उसको न्यायपूर्ण ढंग से सोचना चाहिए। जिद पर नहीं अड़ना चाहिए कि हम जो बोल दिए सो बोल दिए। अगर चूंकि लोकतंत्र में की यही खूबसूरती है कि विरोध अगर हो रहा है तो उनको आपको माने विरोध करना एक अलग राजनीति है कि हम हर चीज़ का विरोध करें। लेकिन अगर स्टूडेंट हैं और वो हमारे नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठ करके उनके बातों को समझने का कोशिश तो कीजिए। ये हठधर्मिता किस बात की है कि हम नहीं, हम कह दिए तो ये होगा ही, हम कह दिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू होगा तो होगा। क्यों होगा? अगर उनको कोई दिक्कत है, आज सारे लोग ईवीएम पर दोष लगा रहे हैं, ईवीएम गड़बड़ है गड़बड़ है, तो सरकार की सहभागिता अतिया माने ये होनी चाहिए, हठधार्मिकता तोड़ करके एक बार बिना ईवीएम का चुनाव करा करके देख लेता। नहीं ठीक है भाई, बिना ईवीएम का भी नहीं होगा, बैलेट से एग्जाम हो अति हो, जब जनता ही नहीं चाह रही है तो भाई बैलेट से होगा। तो चुनाव आयोग हठधर्मी बना हुआ है कि नहीं, होगा तो इसी से होगा, इसमें कोई दोष नहीं है, ये ऐसा है। तो उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि सरकार करे कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ है। इसके पहले कई बार आप अभी एसएससी का एग्जाम दोबारा हुआ नहीं, जब जिस समय कि ये एक आईएएस अफसर फंसे थे, तो वो उस एग्जाम का में भी सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। वो अब उनका आईएएस अफसर बर्खास्त हो गया। अभी सिंघल को देखिए, एसके सिंघल एक करप्शन के मामले में गंभीर चार्ज था उस पर। जब नीतीश जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो अरे छोटा मोटा बात होता है करके उसको टाल गया। उसको बना दिए, इसके सिंघल को इन्होंने बनाया पुलिस भर्ती का जो थी है रिक्रूटमेंट निगम है, उसका चेयरमैन बना दिया। और देखिए कि सबसे बड़ा पुलिस में भर्ती में घोटाला उसी समय उजागर हुआ जिस समय की सिंघल अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों पर रोक होना चाहिए ना। अगर विरोध कर रहे हैं छात्र कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उनको समझिए, उनको समझाने को, उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कभी एक बार बैठ नहीं रहे उनके साथ। और छात्रों को भी मैं यह कहना चाहूँगा कि मांग अपनी करें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। छात्र लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं मिलने के लिए अफसरों से, बीपीएससी के चेयरमैन के और लोगों से। मैंने कल बात किया था, परसों ही मैंने बात किया था उन लोगों से। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं मिलने के लिए, कोई मिलने के तैयार नहीं हो रहे हैं, टाइम दे रहे हैं इधर उधर। जो भी हो, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया चीज़ों के बारे में। और ये जो चल रहा है चीज़ें, आंदोलन आंदोलन तो है ही। आंदोलन चीज़ है, इसका मतलब है कि यह समाज जिंदा है, यह समाज जीवित है। सरकार को जिंदा लोगों को मारना नहीं चाहिए, इस जिंदा आवाज़ को सुन करके एक नई दिशा देनी चाहिए। जो सही बात है, यह भी संभव हो सकता है कि सबको नौकरी देना संभव नहीं हो, तो आपको विकल्प व्यवस्था तैयार करना पड़ेगा। लघु उद्योग, बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, आपको स्थापित करना होगा। कोका कोला का आपने प्रयास किया, सराहनीय हो सकता है, लेकिन यह कोका कोला एक आम जीवन के लिए भी नुकसानदेह है। बेहतर हो कि आप अपने स्वदेशी, जो लोकल फॉर वोकल का नारा दिए थे, उसके तहत ही चीज़ों को किया जाए। प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने चीज़ों को बताया, और इनका विदा लेते हैं। हम आपसे ही विदा लेते हैं। हमारे चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।